तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे क्लास 8 के विज्ञान का 7वां अध्याय किशोरावस्था की ओर के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे मानव किसी निश्चित आयु के बाद जनन कैसे कर सकते हैं। अचानक किशोर बड़े क्यों दिखाई देने लगते हैं। किशोरावस्था क्या होती है। यौवनारंभ में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। स्वर यंत्र या लैरिंग्स में वृद्धि कब होती है। किशोर खुद को असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं। गौण लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या कार्य करती हैं। हार्मोन का हमारे शरीर में क्या कार्य है। संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन क्या क्या हैं। किशोर बच्चों को किस प्रकार के भोजन लेने चाहिए। जननात्मक स्वास्थ्य क्या होता है। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो चलिए आज का यह अध्याय हम शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं। इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो जाता है। अध्याय 6 में आप मानव जननांगों के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम उन हार्मोनों के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु या बच्चे में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। किशोरावस्था एवं यौवनारंभ। बूझो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। मित्रों के चले जाने के बाद बूझो और पहेली अपने माता पिता के साथ बातें करने लगे। पहेली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है। वह हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि बूझो के कई मित्रों जिनसे वह 1 वर्ष बाद मिली थी कि लंबाई एकाएक कितनी बढ़ गई है। उनमें से कुछ तो मूछें आने से जोकर या कार्टून नजर आ रहे थे। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। यह इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे तथा युवावस्था में कदम रख रहे हैं। बूझो कहता है शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है। तो पहेली कहती है जीवन का यह ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप न तो बच्चे रहते हैं और न ही बड़े। मैं जिज्ञासु हूँ कि क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की इस अवधि की कोई विशेष नाम है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष काल का क्या नाम है। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। किशोरावस्था या एडोलेसेंस कहलाती है। किशोरावस्था लगभग
11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है, किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौवनारंभ का संकेत हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवनारंभ समाप्त हो जाता है। पहेली एवं बूझों को एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि एवं लड़कों में हल्की दाढ़ी मूछों का आना किशोरावस्था के लक्षण हैं। वे यौवनारंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन। सबसे पहले लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवनारंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। दृष्टिगोचर यानी दिखाई देने वाला। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की अर्थात हाथ एवं पैर की अस्थियां या हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। यहाँ आपको एक क्रियाकलाप दी गई है। चलिए उस क्रियाकलाप के माध्यम से कुछ बातें सीखते हैं। निम्न चार्ट में लड़के एवं लड़कियों की आयु के साथ लंबाई में वृद्धि की औसत दर को दर्शाया गया है। कॉलम 2 और 3 में किसी व्यक्ति की लंबाई को प्रतिशत में दर्शाया गया है जो किसी आयु पर पहुंचने पर होती है। आयु को कॉलम 1 में दर्शाया गया है। उदाहरणतः 11 वर्ष की आयु तक एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई का 81% लक्ष्य प्राप्त करता है, जबकि एक लड़की अपनी पूर्ण लंबाई की 88% तक पहुंच जाती है। यह आंकड़े प्रतिनिधित्व मात्र हैं जो व्यक्तियों में भिन्न हो सकते हैं। अपने मित्रों के लिए सारणी का प्रयोग करके उनकी पूर्ण लंबाई का अनुमान लगाइए। पता लगाइए कि आपकी कक्षा में कौन सबसे लंबा और कौन सबसे बौना हो सकता है। यहाँ पर आपको इस चार्ट में आयु वर्षों में दिखाई गई है और पूर्ण लंबाई का प्रतिशत भी बताया गया है, जहाँ लड़के और लड़कियां में यह विभाजित है। आयु 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु तक दिखाई गई है और लड़के में प्रतिशत की मात्रा, लंबाई के प्रतिशत की मात्रा दिखाई गई है। चलिए आगे इसे समझते हैं। पूर्ण लंबाई की गणना सेंटीमीटर में। वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर बटे वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत गुणे 100, यानी ये एक सूत्र है। चलिए इस सूत्र को ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के रूप में एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है, वृद्धि काल की समाप्ति पर
उसकी अनुमानित लंबाई होगी। अगर इस सूत्र का हम ध्यान रखें तो उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है और बटे यहाँ पर वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का कितना प्रतिशत है, वो है 75%। तो 100 के लिए कितना होगा? तो इसका उत्तर होगा 160 सेंटीमीटर। इस प्रश्न को आप कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं। 75% वह लंबाई प्राप्त कर चुका है जब उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है, तो 1% में कितना होगा? 120 बटे 75 और 100% में कितना होगा? तो 120 बटे 75 गुना 100, जिसका उत्तर 160 सेंटीमीटर ही आएगा। अब हम क्रियाकलाप 7.2 को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्रियाकलाप 7.1 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके एक ग्राफ बनाइए। आयु को x अक्ष पर तथा लंबाई में वृद्धि का प्रतिशत y अक्ष पर लीजिए। अपनी आयु को ग्राफ पर विशिष्ट रूप से चिन्हित कीजिए। आप लंबाई के जिस प्रतिशत को प्राप्त कर चुके हैं उसका पता लगाइए। आप अंततः जिस लंबाई को प्राप्त कर सकेंगे उसका परिकलन कीजिए। आप अपने ग्राफ की तुलना निम्न ग्राफ से कीजिए, जो कि चित्र 7.1 में दिखाया गया है। यहाँ आयु वर्षों में दिखाई गई है। लड़के और लड़कियों को भी दिखाया गया है। आयु के साथ बढ़ती ऊंचाई का प्रतिशत प्रदर्शित करने वाला यह ग्राफ है जो बनाया गया है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौवनारंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। पहेली एक बात से चिंतित है। मैं चिंतित हूँ, यद्यपि मैं लंबी हो गई हूँ, परंतु शरीर की तुलना में मेरा चेहरा छोटा है। पहेली काफी चिंतित है। इस विषय में आप उसे क्या सलाह देंगे? पहेली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं। फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। यह अस्थियों, पेशियों एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। अब हम जान लेंगे किशोरावस्था में शारीरिक आकृति में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे
एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वे यौवनारंभ में प्रवेश कर चुके हैं। जब वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती है। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग हैं। अब हम जान लेंगे स्वर में परिवर्तन के बारे में। क्या आपने ध्यान दिया कि कभी-कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज फटने लगती है? यौवनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी क्लास में लड़के और लड़कियां एक साथ चिल्लाते हैं या बातें करते हैं, तो लड़कियों की आवाज दूर तक जाती है, क्योंकि लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है। वो धीरे धीरे बोलती हैं, लेकिन उनकी आवाज काफी दूर तक जाती है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज फटने या भर्राने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। यहाँ आपको एडम्स एप्पल या कंठमणि दिखाया गया है। बूझो कुछ कहता है, चलिए जानते हैं। मेरे अनेक सहपाठियों की फटी आवाज है। अब मैं जान गया हूं कि ऐसा क्यों है। तो बूझो यह जान गया है कि अनेक उसके सहपाठियों की आवाज फटी क्यों है। अब हम जान लेंगे यौवनारंभ में स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि के बारे में। किशोरावस्था में स्वेद एवं तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे इत्यादि हो जाते हैं। अब जान लेंगे हम जनन अंगों का विकास के बारे में। पिछले अध्याय में चित्र 6.1 एवं 6.3 में दर्शाए गए मानव जननांगों का पुनरावलोकन कीजिए। यौवनारंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शिश्न पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। अब हम जान लेंगे मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होने के बारे में। किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि है। पहले की अपेक्षा
किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक है जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। अब आपको जान लेना है कि हमारे शरीर में ये ग्रंथियां क्या होती है। ग्रंथियां हमारे शरीर में थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन या रासायनिक पदार्थ हमारे रक्त में सीधे प्रवाह होते हैं या फिर नलिकाओं या वाहिकाओं द्वारा ये हार्मोन प्रवाहित होते हैं और अपने कार्य को पूरा करते हैं। ये हमें याद रखना है। श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहियाओं द्वारा स्रावित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में, रुधिर यानी रक्त प्रवाह में निर्मोचित यानी मुक्त करती है। इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। याद रखें, हमारी ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिर्स्रावी ग्रंथियां। अब हम जान लेंगे गौण लैंगिक लक्षण के बारे में। आप अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग हैं। वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। बूझो एवं पहेली दोनों ही जानना चाहते हैं कि इन यौवनारंभ में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। तो चलिए जानते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौवनारंभ के साथ वृषण पौरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रवन प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है जिनके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना, लड़कियों में यौवनारंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्धस्रावी ग्रंथियां अथवा
दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। अब हम जानेंगे जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। आपने अभी अभी पढ़ा कि हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। अब हम समझ लेंगे कि हार्मोन किस प्रकार किसी ग्रंथि से निकलने के बाद अपने लक्ष्य स्थल तक पहुंचता है और दिए गए कार्य को पूरा करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन पुरुष या नर में तथा एस्ट्रोजेन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। पीयूष ग्रंथि यह हमारे दिमाग में एक छोटा सा मटर रूपी संरचना है। रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों या लक्ष्य स्थल तक पहुंचता है। यौवनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है यानी उस अंग को एक्टिवेट करता है। यौवनारंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। बूझो और पहेली अब समझ गए हैं कि यौवनारंभ व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है, परंतु वे जानना चाहते हैं कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता रहता है या कभी समाप्त होता है। मानव में जनन काल की अवधि जब किशोरों के वृषण एवं अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौवनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौवनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का
मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजो निवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। पहली कहती है कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक होती है। क्या वह सही है? ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय के विकास के लिए स्थापित हो जाता है, जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? पहली कुछ बातें कहती हैं, चलिए जानते हैं। मैंने अपनी माँ और चाची को बातें करते सुना कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निषेचित अंडाणु लड़के में अथवा लड़की में विकसित होगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर भी हम जानते हैं। लड़का अथवा लड़की। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अर्थात गुणसूत्र में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। ये गुणसूत्र सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र, एक जोड़ी लिंग सूत्र हैं, जिन्हें X एवं Y कहते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में 1 X तथा 1 Y गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा 1 X गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार में X गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में Y गुणसूत्र होता है। चित्र 7.4 को देखिए। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। इस चित्र को देखकर आप भली भांति समझ गए होंगे कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। आपने जान लिया कि लिंग निर्धारण
कैसे होता है। अब आप जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग या गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। यह धारणा कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है पूर्णतः निराधार है एवं अन्याय संगत है। अब हम लोग जान लेंगे लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। चित्र 7.3 का पुनः अवलोकन कीजिए। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल या अधिवृक्क जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं जो आपको चित्र 7.5 में दिखाया गया है। पीयूष ग्रंथि की अवस्था कहाँ है देखिए। थायराइड ग्रंथि कहाँ है, एड्रिनल ग्रंथि किस जगह पर है और अग्नाशय या पैनक्रियाज कहाँ पर है। ये सभी ग्रंथियां हैं और इनमें से रस या विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ निकलते हैं और अपने कार्य को पूरा करते हैं। स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है और पुरुषों में वृषण होते हैं। तो आपने मनुष्य के शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को जान लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूझो और पहेली को याद है कि एक बार जब वह अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे तब उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। उसकी बुआ ने उन्हें बताया था कि काका गॉइटर नामक व्याधि या रोग से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। काका की थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। उनकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफा जी मधुमेह से पीड़ित हैं क्योंकि उनका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। बूझो और पहेली ने उनके दवाखानों में टंगे चार्ट में दर्शाए गए एड्रिनल ग्रंथि के विषय में पूछा। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रिनलिन नामक हार्मोन का स्रावण भी करती है। एड्रिनलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रावण करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। और याद रखिए पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बूझो के मन में कुछ सवाल है, चलिए जानते हैं। क्या अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं? क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई
योगदान है। इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अगले टॉपिक के बारे में। कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। आप मेढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ ही चुके हैं। टेडपोल को वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। अध्याय 6 में आपने ये जाना था। लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टेडपोल वयस्क मेढक में परिवर्धित नहीं हो सकते। यह बात आपको याद रखनी है। आगे बूझो कुछ बातों को कहता है। चलिए जानते हैं। यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो क्या उन्हें थायरॉक्सिन की कमी के कारण ग्वाइटर हो जाएगा। जननात्मक स्वास्थ्य के बारे में व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को व्यक्तिक स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती हैं। अब हम जान लेंगे किशोर की पोषण आवश्यकताएं। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है। अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। स्मरण कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में एक संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत है। लौह या आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है। रुधिर यानी रक्त तथा लौह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए। क्या भोजन संतुलित एवं पोषक है? क्या इसमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा क्या इसमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी शामिल हैं जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं? क्या इसमें वसा एवं शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है जो रक्षी भोजन है? बच्चों याद रखिए, चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा
डिब्बाबंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं, परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। क्रियाकलाप 7.4 में हमें कौन सी बातें कही गई हैं? अपने मित्रों के साथ एक समूह बनाइए। उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो आपने पिछले दिन यानी कल नाश्ते, दोपहर के भोजन एवं रात्रिकालीन भोजन में खाए थे। उन खाद्य पदार्थों की पहचान कीजिए जो समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। जंक फूड की भी पहचान कीजिए जो आपने पिछले दिन खाया था। बढ़ेंगे एक और क्रियाकलाप की तरफ, वह है 7.5। चलिए जानते हैं इसमें कौन सी बातें कही गई हैं। चित्र 7.6 से प्रेरणा लेकर चार्ट अथवा पोस्टर बनाकर अपनी कक्षा में लगाइए, जिससे आप किशोर की आहार संबंधी आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहें। इसके लिए आप अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग कर इसे विज्ञापन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इस विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ इस चित्र में कई सारे खाद्य दर्शाए गए हैं जो एक संतुलित आहार का कार्य करती है, और हर एक किशोर को ऐसे पदार्थ लेने चाहिए। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि स्वेद ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण उनके शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोकर करना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़ों के पैड इत्यादि का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार हर 4-5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए पैड को बदलें। शारीरिक व्यायाम के बारे में। ताजी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा या किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। अब हम ध्यान देंगे भ्रांतियाँ एवं असत्य अवधारणाएं करें और ना करें। अध्याय 6 एवं इस अध्याय में आपने मनुष्य के जनन संबंधी वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांतों के विषय में पढ़ा। ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएं प्रचलित हैं जिन्हें आपको जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियां एवं असत्य धारणाएं हैं। इनमें से कुछ को नीचे दिया जा रहा है। अब आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि यह मिथ अथवा असत्य धारणा है जिनका कोई आधार नहीं है। ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। संतान के लिए, लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, ऐसी भी बात
नहीं है। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध माना जाता है। ऐसी बात नहीं है। आपको ऐसे अनेक कथन या मिथ मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं है। उनको उखाड़ फेंकिए या छोड़ दीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अगले क्रियाकलाप के बारे में। अपनी कक्षा में उन सहपाठियों को आंकड़े एकत्र कीजिए जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तथा उनके आंकड़े भी एकत्र कीजिए जो व्यायाम नहीं करते हैं। क्या आपको उनकी चुस्ती एवं स्वास्थ्य में कोई अंतर दिखाई देता है? नियमित व्यायाम के लाभ पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। अब हम जान लेंगे नशीली दवाओं या ड्रग्स का निषेध करें। किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग या नशीली दवाओं के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे तो आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा न दी गई हो। ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक है। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। आपने एड्स के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु या वायरस द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित रोगी मां से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। इसके अलावा HIV पीड़ित से व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। किशोर द्वारा गर्भधारण के विषय में जो हमारे समाज में फैली हुई है और जिसे कानूनी तरीके से बंद किया जाना चाहिए। आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की विधि संगत या कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि टीन आयु या किशोर लड़कियां मां शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती। बाल विवाह यानी कम उम्र में विवाह तथा मातृत्व से मां एवं संतान दोनों में ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है क्योंकि वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती। अतः वह मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती हैं। इस अध्याय में आपने क्या सीखा? यौवनारंभ होने पर व्यक्ति जनन के सक्षम हो जाता है। 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष तक की अवधि किशोरावस्था कहलाती है।
यौवनारंभ का प्रारंभ होने पर जनन अंगों में वृद्धि होती है तथा शरीर के विभिन्न स्थानों पर बाल आने लगते हैं। लड़कियों में स्तन विकसित हो जाते हैं तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। किशोरावस्था में स्वर यंत्र की वृद्धि होने के कारण लड़कों की आवाज फटने लगती है। किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। यौवनारंभ में एवं जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ हैं जो रुधिर या रक्त में सीधे पहुंचते हैं। पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करते हैं जैसे कि वृद्धि हार्मोन तथा अन्य ग्रंथियों वृषण, अंडाशय, थायराइड तथा एड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करते हैं। अग्नाशय इंसुलिन का, थायराइड थायरॉक्सिन का तथा एड्रिनल एड्रिनोलिन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है तथा एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है। गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु या युग्मनज को ग्रहण के लिए अपने आप को तैयार करती है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह निस्तारित होकर शरीर से बाहर रक्त के साथ प्रवाहित हो जाती है। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। अजन्मे शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि युग्मनज में XX गुणसूत्र हैं या XY गुणसूत्र हैं। XX गुणसूत्र होने पर लड़की होने के चांस हैं और XY गुणसूत्र होने पर लड़के होने के चांसेस हैं। किशोरावस्था में संतुलित आहार करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तिवारी एकेडमी ऐप के जरिए आप अपनी पढ़ाई फ्री में पूरी कर सकते हैं।